हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग मूल कंसेप्ट में पिछले क्लास में एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हमने खत्म किया था और देखा था कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम देखे थे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या देखे थे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखे थे? ए एम एम भी लिखे थे। ठीक है, ए एम लिखे थे। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या लिखे थे? टोटल मास। टोटल मास। ठीक है, और अपॉन क्या बोले थे? टोटल मास अपॉन क्या बोले थे? टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स, इज दैट क्लियर? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। इसको और हम लोग क्या लिख सकते थे? यानी ए एम एम। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला आ जा रहा था आपके पास, और हम इसको क्या लिख सकते थे? और ए एम एम। ठीक है, ए एम एम इज इक्वल टू समेसन। ठीक है, समेसन एन आई, एन आई इंटू एम आई अपॉन समेसन ऑफ एन आई। ठीक है, ये हम लोग देखे थे फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली आपको जो है ऊपर वाले से ही सारा कुछ करने को मिल जाएगा, इसमें नौबत नहीं आता है। और ये आपका वेयर एन आई जो है वो क्या है? मोल्स। वो क्या है बेटा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो एम आई लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? मास। ठीक है, क्या लिखेंगे? मास। इज दैट क्लियर? तो ये लास्ट फॉर्मूला हम लोग देख करके खत्म किए थे अपना क्लास। ठीक है, एवरेज मोलिकुलर मास। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका इसका यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो कैलकुलेट एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, या हम इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं एएमएम। कैलकुलेट एवरेज मोलिकुलर मास, एएमएम। ठीक है, ऑफ। ठीक है, या एवरेज मोलिकुलर मास दैट कंटेनिंग, दैट कंटेनिंग। ठीक है, क्या कंटेन किया हुआ है? तो पहला बोलता है इसका, ठीक है, ए वाला जो है वो क्या बोलता है कि इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। ठीक है, इक्वल, इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? एवरेज मोलिकुलर मास निकालना है, जो क्या कंटेन कर रहा है? इक्वल मोल्स है उसमें H2 का और CH4 का, इक्वल मोल्स है। ठीक है, दूसरा जो है बी वाला, बी क्या बोलता है कि इक्वल मोल्स ऑफ, इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। ठीक है, यहाँ पे इक्वल, इक्वल मास ऑफ, ठीक है, H2 एंड CH4। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यहाँ पे इक्वल मास है CH2 का और CH4 का। और सी क्या बोलता है? सी बोलता है 2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, साथ ही साथ बोलता है 3 मोल्स एंड 5 मोल्स ऑफ SO2। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ CO2, 3 moles of CO2 and 5 moles of, 5 moles of SO2। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको ये जो दिया हुआ है? अब यहाँ पे बोल रहा है इक्वल मोल्स ऑफ H2 और CH4। तो हम मान लेते हैं कि मोल्स क्या है? मोल्स क्या है मेरा? ठीक है, मोल्स क्या है मेरा? इसके लिए आपका N है। ठीक है, और इसके लिए भी क्या है? N है। ठीक है, इसके लिए भी N है और इसके लिए भी N है। इज दैट क्लियर? तो हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम बोले मास, ठीक है, मास क्या हो जाएगा उसका? तो 2, यानी कि हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2N। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2N। और यदि इसके लिए बात करें तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? 16N। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे यदि हम बात करें एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर तो हम लोग को पता है। ठीक है, अच्छा, टोटल मास कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल मास आपका हो जाएगा कितना? 16 और 2 18N। ठीक है, टोटल मास कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 2 18N। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हम लोग पढ़े? टोटल मास। तो टोटल मास कितना दे दिया हुआ? 18N।
ठीक है। और टोटल मोल्स बराबर n, और n कितने हो गए 2n। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 9। और एक चीज अपने को समझ में आ रहा है, यदि हम बात करें एक पॉइंट कि यदि इक्वल मोल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं इक्वल मोल्स, तो इक्वल मोल्स यदि दिए हुए हैं, ठीक है, इक्वल मोल्स यदि दिए हुए हैं, तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका एवरेज, क्या आ रहा है एवरेज। एवरेज कहने का मतलब कि इसका यदि हम एवरेज निकाल दे, दोनों का जो है किसका एवरेज निकल रहा है, मॉलिक्यूलर मास जो है उनका यदि एवरेज निकाल दे तो वही जो है निकलेगा आपका क्या, इक्वल मोल्स यदि रहेंगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, यदि ये दोनों का भी यदि हम निकाल देते 18 का तो क्या आ जाता 9 आ जाता, यानी हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज। ठीक है, क्या निकाल देंगे एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम करें CO2, ठीक है, और N2 ले लेते हैं, CO2 और N2 ले लेते हैं, तो इनका हम लोग कितना करेंगे यहाँ से 44, ठीक है, यहाँ से 44 और प्लस क्या आ जाएगा 28 अपॉन क्या कर देंगे 2 डायरेक्ट, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो ध्यान में रखेंगे कि दोनों जो है वो इक्वल मोल्स में रहेंगे, किस में रहेंगे इक्वल मोल्स में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, 4 2 6 और 1 7 और अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज इसमें ध्यान में रखेंगे, कुछ छोटा सा पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है। अब इक्वल मास ऑफ H2 और CH4, इक्वल मास इसका दिया हुआ है, बात समझ में आया, मास क्या है यहाँ पे इक्वल। तो मास यदि इक्वल है, ये आपका मास यदि इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, इसका W मान ले रहे हैं और इसका भी क्या मान ले रहे हैं W मान ले रहे हैं। मास यदि इक्वल है तो हम क्या मान ले रहे हैं W मान ले रहे हैं, और इसका भी क्या मान ले रहे हैं W मान ले रहे हैं। अब यदि हम मोल्स यदि हम निकालें, क्या निकालें मोल्स निकालें, ठीक है, मोल्स यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा ये मोल्स W अपॉन, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा W अपॉन कितना 16, ठीक है, W अपॉन क्या हो जाएगा 16। तो टोटल मोल्स, ये क्या अपना था फॉर्मूला, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, यही था ना, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो उसके बाद यदि हम करेंगे यानी कि टोटल मोल्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 अपॉन 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 अपॉन 16। यदि हम टोटल करेंगे तो सॉरी 9, हाँ 9 अपॉन 9W हो जाएगा ना, 9W अपॉन 16। और फिर उसके बाद यदि हम क्या करेंगे, यदि हम इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास 2W, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9W अपॉन 16, ठीक है, 9W अपॉन 16, तो W W कट जाएगा 16 ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 32 अपॉन 9, कितना आ जाएगा ये आपका 32 अपॉन 9। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या निकला एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, और एक बात ये समझ में आया कि इक्वल मास यदि है, इक्वल मास यदि दिया हुआ है और तब आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास तक जाना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास तक जाना है, तो दो जो दिए हुए हैं सब्सटेंस आपका, उसमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो निकलेगा वो छोटे वाले का नियर जाएगा। देखिए 9 जगह 36 तकरीबन, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो ये किसके नजदीक होगा, जो छोटा वाला रहेगा उसके नजदीक रहेगा। इज दैट क्लियर? जब इक्वल मोल्स रहेगा तो एवरेज निकाल देंगे आ जाएगा, ठीक है, जब इक्वल मास दिया रहेगा तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो किसके नजदीक रहेगा, तो छोटा जिसका मॉलिक्यूलर मास आपका रहेगा उसके नजदीक आपका रहेगा। अब क्या दिया हुआ 2 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ CO2 और 5 मोल्स ऑफ SO2। इज दैट क्लियर? तो इसका यदि हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या टोटल मास, ठीक है, तो टोटल मास जो है वो हम सबका कैसे निकाल देंगे, सबको ये कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू मोल्स इंटू ये कर देंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा 32, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 44, और साथ ही साथ प्लस क्या हो जाएगा सल्फर का हो जाएगा कितना 32, सॉरी इसका हो जाएगा आपका 32 दूना 64, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 64 अपॉन, ठीक है, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे तरीके से तो आपका ये आ जाएगा 516 अपॉन 10, ठीक है, 516 अपॉन 10, इसका मतलब ये हो जाएगा 51.6, ये आपका निकल रहा है एवरेज मॉलिक्यूलर
मास। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाता है इस चैप्टर में। तो अगला हम देखेंगे एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा हम करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो सारे जो टाइप हैं और उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस भी आपको करवा दे रहे हैं कि क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा, दो दो क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, पुराने वाले चीजों को, टॉपिक को भी रिवीजन करते रहना और नए वाले को भी साथ में रखना। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करेंगे, क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन है आपका, ये कहता है एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 36, कितना दिया हुआ है 36, कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑफ ऑक्सीजन इन, ठीक है, इन ओजोनॉइड ऑक्सीजन, ओजोनॉइड ऑक्सीजन। ओजोनॉइड ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, मिक्सचर ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ओजोन, ओजोन का O3। ठीक है, ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड ऑक्सीजन। तो कहता है एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन, इसका एवरेज मोलिकुलर मास दिया हुआ है, कितना मोलर मास दिया हुआ है 36। तो आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताना है, क्या बताना है, उसमें ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है। बात समझ में आ रहा है क्या आपका क्वेश्चन कहा। तो हम क्या बोले, सबसे पहले एक चीज आपको बता दिए कि ओजोनॉइड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, यानी कि ये बेसिकली क्या हो गया, कैसे बनता है, ये 3O2, ठीक है, और ये क्या बनेगा 2O3, ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और ये है आपका ओजोन, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका ओजोन। दोनों का यदि हम मोलर मास देखें तो दोनों का मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका ऑक्सीजन का जो मास रहेगा वो कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना कहेंगे, 16 दूना 32, 32, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल O2 का निकाल रहे हैं। केवल यदि हम ओजोन का बात करें तो कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू 48। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 48। बात समझ में आ रहा है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें कि परसेंटेज क्या निकालना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज किसका निकालना है, O2 का। तो O2 का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग किसका मास लेकर के चल देंगे, ओजोन का, याद है परसेंटेज निकालने का तरीका। हाँ, और साथ ही साथ किसका और साथ ही साथ बगल में कौन रहेगा, मोड ऑफ वाला फॉर्मूला कौन लगेगा, मोड ऑफ। तो ये आपका आ जाएगा मोड ऑफ, किस कौन सा लेंगे हम, लेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो दिया है वो, यानी कि 36 माइनस, और जिसका निकाल रहे हैं उसको छोड़ देंगे और ये लेंगे हम लोग 48, और अपॉन दोनों का डिफरेंस यानी कि 48 माइनस कौन सा 32, और ये भी मॉड ऑफ और इनटू क्या हो जाएगा 100%। याद आ रहा है कि नहीं ये फॉर्मूला। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 12, ठीक है, 12/16 और इंटू 100, 4×3 = 12, 4×4 = 16, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 75%। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आपको निकला, केवल और केवल 75% निकल रहा है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, कहता है एवरेज मोलर मास ऑफ अ सैंपल। ठीक है, ठीक है, क्या हम बोले, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम उसी प्रकार से एवरेज मोलर मास ऑफ अ सैंपल, ठीक है, एवरेज एवरेज मोलर मास ऑफ अ सैंपल
ठीक है, कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा है, तो कंटेन कर रहा है सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सीओ एंड CO2। ठीक है, दो टाइप का गैस कंटेन कर रहा है। इस 32 इज 32। ठीक है, 32। उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द सैंपल। ठीक है, सैंपल में किसका निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। दिया कितना हुआ है, 32। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ CO इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्या दिया हुआ है 32, माइनस किसका निकाल रहे हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो किसका लेंगे, CO2 का, और CO2 का कितना हो जाएगा 44। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा डिफरेंस, यानी 44 माइनस 32, और इनटू क्या हो जाएगा 100। यही था ना। ठीक है, अब यहां से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, अपॉन यहां से यदि माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12। अच्छा सेम ही आ रहा है क्या, सही है, नहीं यहाँ पे तो इसका हो जाएगा ना, डिफरेंस कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा 16, 16 और इसका कितना 12, तो 16 18 यानी कि 28, 28, 28। बात समझ में आया। अब यदि इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 12/16, ये सेम आ गया एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, और ये 25 यानी कि 75% ये देखने को मिल रहा है। सिंपल सा है, इसी तरीके से हम लोग लेकर के चलेंगे। बात समझ में आया। अगला जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं, तो ये यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास समाप्त होता है। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो एक लॉ है। ठीक है, क्या बोलता है ये बोलता है गे लुसेक लॉ ऑफ कंटेनिंग, सॉरी, यस, कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे लुसेक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक लॉ दिया था कंबाइनिंग वॉल्यूम को लेकर के। जब हम दो वॉल्यूम को कंबाइन करते हैं उसको लेकर के, तो क्या लॉ है उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, गे लुसेक कंबाइनिंग, सॉरी, गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, गे लुसेक, ठीक है, स्पेलिंग SS, लॉ ऑफ कंबाइनिंग, कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। इनके आधार पर ये कहते हैं गैसियस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो। ठीक है, गैसियस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो। ठीक है, गैसियस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या बोले हम, ऑल मेजरमेंट्स शुड बी, ठीक है, ऑल मेजरमेंट्स शुड बी मेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मेड, ठीक है, मेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ में आया, क्या कहना था कि गैसियस जो कंबाइन होगा किसमें, इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स, जो टेम्परे जो आपका कह सकते हैं कि जो हम एक कंडीशन लेंगे, वो कौन सा कंडीशन होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, कहने का मतलब है सिंपल रेशियो में होगा। वो किसमें होगा, किसमें कंबाइन करेगा, सिंपल रेशियो में। ठीक, जैसे कि हम कहते हैं कि ये है अपने पास H2 क्या है, गैस है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, Cl2 भी क्या है बेटा, गैस। ठीक है, दोनों को जब मिलाते हैं, मिक्स होता है, तो क्या बन जाएगा, 2 मोल बनता है HCl। क्या बनता है, 2 मोल HCl। ठीक, इज दैट क्लियर। तो यदि हम इसको मोल वाइज बात करें, मोल वाइज यदि हम बात करें तो क्या बोलेंगे
कि ये एक मोल जो है, क्या लिखेंगे इसको मोल वाइज यदि हम लिखें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक मोल ये है, ठीक है, और एक मोल ये है, दोनों कंबाइन करके क्या बन गया, 2 मोल ये बन गया। लेकिन जैसे हम मोल वाइज इसको कंसिडर कर रहे हैं ना, सेम उसको हम वॉल्यूम में यदि लिखना हो तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, वॉल्यूम में लिखना हो तो लिख सकते हैं यही, इसी को कन्वर्ट कर देंगे हम वॉल्यूम में, यानी वन वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक है, रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 and form 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। इज दैट क्लियर? तो ये जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, एक सिंपल रेशियो में 1:1 में ये हो रहा है, और बन रहा है किसमें, 2 मोल ये बन रहा है, 1:1 में हो रहा है, दैट इज सिंपल रेशियो। बस ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली ये जो आया है ना, एक आइडियल गैस होता है, ये आप पढ़ेंगे गैसीय स्टेट में, हो सकता है क्लास 10th में आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिला होगा। तो आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, वो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम मोल्स, ठीक है, और साथ ही साथ, एक सेकेंड, नहीं यहाँ हम इसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ये तो आगे हम आपको बताएंगे। बात समझ में आया? तो हम क्या बोले कि यहाँ पे केवल और केवल क्या बोले, सिंपल रेशियो में जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ठीक है, जब भी गैसियस होगा तो, और क्या रहेगा आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे हम 1 मोल लेकर के चलते हैं, 1 मोल ये और 2 मोल बना, उसको वॉल्यूम में हम लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ये, 1 वॉल्यूम ऑफ ये, और ये क्या हो जाएगा 2 वॉल्यूम, ठीक है। आगे हम एक देखने वाले हैं और एक हाइपोथेसिस जिसको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ में आया? क्या पढ़ेंगे अब, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, और वो जो रहेगा, ठीक है, ये वाला जो हम लोग देखें, ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, और ये केवल रहेगा फॉर गैसेस, ठीक है, किसके लिए केवल रहेगा, गैस के लिए रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है। कहता है, ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इनका स्टेटमेंट था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल मोल्स, कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स इक्वल मोल्स, कंटेन्स इक्वल मोल्स under similar condition, under similar condition of temperature and pressure, temperature and pressure। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल मोल्स अंडर सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी तरीके का आपका गैस रहेगा, ऑल गैसेस, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तो उसमें सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम यदि हम सेम रखेंगे, किसी भी तरीके का गैस रहेगा उसको यदि हम वॉल्यूम सेम रखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जो मोल्स रहेंगे वो भी आपका सेम आएगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली टू N, ठीक है, बट यहाँ ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट रहेगा आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो आया है वो कहाँ से आया, वही जो आइडियल गैस इक्वेशन बोले, PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम n नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये टेम्परेचर। तो यदि हम प्रेशर को और टेम्परेचर को, प्रेशर को टेम्परेचर को यदि हम क्या करें, यदि हम कांस्टेंट कर दें, R तो पहले से कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली टू N हो जाएगा। तो ये यहीं से आया हुआ है, ठीक है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस यही कहता है कि किसी भी प्रकार का यदि गैस रहता है और हम लोग क्या करते हैं, वो इक्वल वॉल्यूम में यदि रहता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसमें क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, वॉल्यूम को घटाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी घटेगा। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 2 टर्म और आता है,
ठीक है। एक हम क्या जानेंगे, एसटीपी, ठीक है, क्या जानेंगे, एसटीपी। एसटीपी, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी का क्या मतलब होता है, नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको मिलेगा एसटीपी और एनटीपी। फिलहाल अभी हम दोनों को सेम और इक्वल मान करके चलेंगे, एसटीपी बोले तो भी वही और एनटीपी बोले तो भी वही, ठीक है। और टेम्परेचर, एसटीपी और एनटीपी पे टेम्परेचर 0 डिग्री सी, या फिर हम इसको 273 केल्विन कह सकते हैं, और प्रेशर जो है 1 एटीएम के बराबर होता है। बात समझ में आया, प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटीएम के बराबर हम लोग लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है भाई, कहता है कि इफ टू गैसेस हैव सेम मोल्स, इफ टू गैसेस, ठीक है, इफ टू गैसेस हैव सेम मोल्स, हैव सेम मोल्स, ठीक है, उनके मोल्स बराबर हैं, तो गैसेस जिनका मोल बराबर है, एट एसटीपी, एट एट एसटीपी, देन क्या बोलता है, देन देयर वॉल्यूम विल आल्सो बी सेम, देयर देयर वॉल्यूम, ठीक है, विल आल्सो बी सेम, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, कहता है कि दो गैस है जिनका मोल सेम है एसटीपी पे, तब उनका वॉल्यूम जो होगा वो भी सेम होगा। ये क्वेश्चन कहता है, ऐसा सही है या गलत है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी एवोगाड्रो जो हाइपोथेसिस पढ़े हैं उसके अनुसार जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल मोल्स अंडर सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यानी कि ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। बात समझ में आया। अब एक जो है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपको बता देते हैं। ये बात तो समझ में आ गया भाई कि किसी भी दो सेम सिमिलर यदि वॉल्यूम रहता है तो उसमें जो मोल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और ये किसके लिए वैलिड है, ये गैसियस के लिए ही वैलिड है, ये मुख्य बात है, इसको सारे जगह हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये केवल और केवल किसके लिए होगा, गैसियस के लिए, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, क्या है, एक छोटा सा है, क्या है भाई, कि यदि हम 1 मोल गैसियस ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, ऑक्यूपाइज, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज, ऐसे लिखते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज, ठीक है, 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर, यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा, चाहे कोई भी गैस हो। इज दैट क्लियर, यानी कि यदि हम 2 मोल का है, ठीक है, एनी गैस एट एसटीपी, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर, ठीक है। यदि हम कहें 1/2 मोल्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई, क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर अपॉन 2, ये लीटर हो जाएगा उसका वॉल्यूम। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोलता है भाई साहब, तो क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम्स ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 grams of, calculate volume of 80 grams of O2 at STP, O2 at STP, ठीक है, STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे O2 80 ग्राम दिया हुआ है, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल्स, क्योंकि मोल्स क्या बता रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है। सिचुएशन और कंडीशन समझना है और क्वेश्चन को कैसे ग्रिप करना है वो समझना है, बेसिक सा है। तो यदि हम n निकालें, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास यहाँ दिया हुआ है 80 और ये इसका क्या हो जाएगा 32, यही होगा ना 32, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जा रहा है आपका 2.5,
तो मोल्स आपका आ गया इतना, 1 मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये 2.5 मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 22.4 लीटर यहाँ देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और इसको यदि कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, 56 लीटर। ठीक है, 56 लीटर ये आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा ले, ये तो दूसरा इसी प्रकार से ले लें, ऊपर लिख देते हैं कि 22 मिलीग्राम ऑफ H2। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोलता है, 2.2 mg ऑफ कौन सा गैस है भाई, CO2। CO2 कौन सा गैस है, CO2। इज दैट क्लियर? तो अब जो है ये, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वही मोल्स निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, 2.2 इंटू 10⁻⁻3। क्यों? क्योंकि ये मिलीग्राम था। ठीक है, इसको ग्राम में ले जाएंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, 44। ठीक, अब इसको यदि हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, 11 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 2 भी काट देंगे और ये हो जाएगा 2। ठीक, और ये 10 को यदि हम ऊपर भेज दे तो किस में हो जाएगा, -4 में, यानी कि 10⁻⁻4 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। यानी और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम ऊपर भी 10 कर दें, या एक हम 10 दे दे ऊपर भी, और नीचे वाला 10 को भेज दे कहाँ, ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स। और क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो मोल्स इंटू, ठीक है, मोल्स कितना दे दिया हुआ है आपका, 5 इंटू 10⁻5 अपॉन क्या है ये, 22.4 लीटर, ये आपका। इज दैट क्लियर? तो आपको कैलकुलेट करने पे ये कितना आ जा रहा है, ठीक है, 111, सॉरी 112 इंटू 10⁻⁻5 लीटर। ठीक है, और आप इसको 1.22 भी कर सकते हैं, इतना भी ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आगे यदि हम इसी में एक और ऐड कर दें, एक और क्वेश्चन ऐड करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐड कर दें इसको, और हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1.22 मिलीलीटर, यदि मिलीलीटर में आंसर बोल रहा है तो। और क्वेश्चन क्या हम ऐड कर सकते हैं कि 460 kg ऑफ SO2। ठीक है, 460, ठीक है, 460 kg, सॉरी 640 kg ऑफ SO2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, वही n निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू 640 इंटू 10⁻³ हो जाएगा इस बार, क्योंकि इसको भी किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में। और ये कितना हो जाएगा, 44। ये कितना हो जाएगा, 44, यही हो जाएगा ना, इतना केजी दे दिया है। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना टाइम्स में हो जाएगा, सॉरी 64 ना। अब इसको करेंगे तो ये कितना टाइम्स में हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा 10⁻⁴ कितना आ जाएगा आपका, 10⁻⁴। और जब हम इसका क्या निकाल लेंगे, जब वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22.4 और इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ लीटर। ठीक है, ये आपका निकल गया वॉल्यूम। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए जो कि हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड हम लोग देखे यहाँ पे। अब कुल मिला जुला करके आपके लिए जो हम समराइज समरी लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के, वो ऐसा रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान में रखना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो क्या है, कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एक जो मोल्स का हम लोग देखे हैं, वो क्या देखे हैं कि n इज इक्वल टू क्या देखे हैं, गिवन मास अपॉन गिवन मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये देखें हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या देखें, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये इस्तेमाल सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, तीनों के लिए हम लोग कर सकते हैं। अब एक जो हम लोग देखे हैं वो देखे हैं n इज इक्वल टू, ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, गिवन पार्टिकल्स, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। ठीक है, अपॉन Na कैसे,
तो आपको याद होगा कि क्या पहले बोलते थे 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 2 मोल्स इज इक्वल टू 2 इंटू Na। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप बोल दिया है कि पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स में कितने मोल्स, इतने पार्टिकल्स में कितने मोल्स, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। ठीक है, और ये भी जो है सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए होता है। दूसरा, तीसरा वाला जो है अभी तुरंत हम लोग किसको, किसके रेस्पेक्ट में पढ़े, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पढ़े। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू गिवन गिवन वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर, गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी। ठीक है, और ये भी किस पे रहेगा, एसटीपी पे, और अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा 22.4। ठीक है, 22.4, और ये 22.4 किस में है, लीटर में है। और खास बात ये है कि ये केवल और केवल किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा। किसके लिए होगा, केवल और केवल गैस के लिए होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का 3 यहाँ फॉर्मूला आपको मिल रहा है, जो कि बीवीआई है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला गिवन मास अपॉन मोलर मास किस में इस्तेमाल होगा, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में हो सकता है। गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na किस में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो है गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ये केवल और केवल किस में होगा, गैसियस में ही होगा। इसी में आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स का आपको क्या करना, नंबर निकालना है इन CO2 गैस, इन CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज, ठीक है, विच ऑक्यूपाइज 112 मिलीलीटर, ठीक है, एट एसटीपी, 112 मिलीलीटर एट एसटीपी। किस पे है भाई, एसटीपी पे, एट एसटीपी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, किसका, CO2 का। तो CO2 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 112 मिलीलीटर। 112 मिलीलीटर जो है एसटीपी पे CO2 गैस में कितने ऑक्सीजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने एटम निकल रहे हैं, केवल 2 एटम है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है। तो यदि हमको ये पता चल जाए कि 112 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये पता चलना फिर आसान हो जाएगा कि कितने एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, मोल्स निकालने का जरूरत पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी n इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, और खास बात ये दिया हुआ है मिलीलीटर में, किस में ले जाएंगे हम लोग, लीटर में ले जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, वही जो आपका गिवन जो ये रहेगा लीटर में जो रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 112 इंटू 10⁻³ लीटर में आ जाएगा, ये मिलीलीटर में था। और अपॉन क्या हो जाएगा 22.4, और ये भी आपका किस में दिया हुआ था, लीटर में ही दिया हुआ था। तो इसको यदि हम ये करेंगे कैलकुलेट, तो ये 5 टाइम्स में आएगा, और ये 5 इंटू 10⁻3, और ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, तो मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बराबर तो आपको पता है 5 इंटू क्या हो जाएगा, मतलब कि मोल्स इंटू क्या हो जाएगा Na, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ और इंटू 6 इंटू 10⁻23 यदि लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो चला जाएगा 20, ठीक है, और 6 5 30, और एक जीरो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻21, और ये क्या हो गया मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स आ गया तो क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁻21, दैट इज 6 इंटू 10⁻21 एटम्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है।
तो ये छोटे छोटे इस प्रकार के क्वेश्चन तो ध्यान में रखने होंगे आपका। अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2। ठीक, क्या बोलता है, फ्रॉम, क्वेश्चन है ये, फ्रॉम 160 ग्राम of SO2, from 160 gram of SO2, 1.2 into 10 raised to 24 molecules, 1.2 into 10 raised to 24 molecules, molecules of SO2, molecules of SO2 removed, ठीक है, removed, removed, calculate, calculate volume, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, इन लीटर एट STP, ठीक है, एट STP ऑफ रिमूविंग SO2 गैस, ऑफ रिमूविंग SO2 गैस। बात समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, 160 ग्राम ऑफ SO2 है, उसमें से क्या निकाल लिए हैं हम, इतना। अब 160 ग्राम ऑफ SO2 गैस में से इतना मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, यानी कि यदि अपने को ये पता चल जाए कि 160 ग्राम ऑफ SO2 में कितना मॉलिक्यूल्स था, तो टोटल मॉलिक्यूल्स में से इतना मॉलिक्यूल्स माइनस कर देंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स बचेगा। अब वो मॉलिक्यूल्स बचा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम, तो वो मॉलिक्यूल्स जब है तो उससे हम लोग क्या फिर निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल्स, सॉरी, वो मॉलिक्यूल जब है तो क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल्स में रहेगा तो उसको अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालने के लिए मोल्स में, ठीक है, मॉलिक्यूल से फिर मोल्स निकाल लेंगे, जो सॉरी जो लीटर में जो उसका वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे, और देन उसके बाद फिर हम लोग क्या निकाल सकेंगे, सॉरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फिर हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, मोल्स का जरूरत पड़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो बचा हुआ मॉलिक्यूल्स रहेगा उससे फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल्स, ठीक है, और मोल्स निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है कि ये जो इतना जो दिया हुआ है SO2, ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या दिया हुआ है कि इतना मॉलिक्यूल्स हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उसी को हम लोग कन्वर्ट कर ले किसमें, मोल्स में, किसमें कन्वर्ट कर ले, मोल्स में, तब आसान हो जाएगा फिर, और मोल्स से मोल्स को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां से भी हम लोग एक मोल्स निकाल सकते हैं, यहां से मोल्स निकल जाएगा, और यहां से भी इसका यदि हम मोल्स निकाल ले तो माइनस करके अपने पास बचेगा मोल्स, और वहां से फिर हम लोग वॉल्यूम में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको देखें किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि मोल्स यहाँ पे, ठीक है, मोल्स हम क्या निकाल रहे हैं, O, तो O क्या है, ओरिजिनल मोल्स, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, 160 ग्राम के रेस्पेक्ट में। अब ये वाला ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 160 अपॉन SO2 क्या हो जाएगा, 44, 160 और सॉरी 64 ना, हाँ 64, ये आपका हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना आ रहा है, केवल और केवल आ रहा है आपका 5/2, कितना आ रहा है, 5/2, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल रहे हैं रिमेनिंग, सॉरी रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड, जो रिमूव्ड हो गया, तो इतना ही मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ था SO2 का, इतना ही मॉलिक्यूल्स क्या हुआ था, रिमूव हुआ था, तो इसका मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग क्या किए थे, याद आ रहा है आपको कि कितना पार्टिकल्स है, ठीक है, कितना पार्टिकल्स अपॉन क्या करेंगे, यस Na, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻²4 अपॉन क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम काट सकते हैं, एक ऊपर यदि हम 0 बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, इंटू ये पॉइंट हटा कर क्या कर देंगे 10, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये पूरा का पूरा समाप्त, यानी कि कितना मोल्स रिमूव्ड हो गया, 2, तो रिमेनिंग कितना हुआ, n, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 5/2 माइनस क्या हो जाएगा 2, 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 0.5, तो 0.5 मोल्स बचा। अब वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मेरा, मोल्स इंटू 22.5, यानी कि 1/2 इंटू 22.4, ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा ये 11.2 लीटर, वॉल्यूम कितना निकलेगा 11.2 लीटर। हम क्या किए, इसके पहले जो मोल्स है उसको निकाल लिए, उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसका मोल्स निकाल लिए, दोनों मोल्स को घाट एक दूसरे से माइनस कर दिए, और जो बचा हुआ मोल्स है
ठीक है, उसी का तो अपने को निकालना था क्या, वॉल्यूम। तो उसको तुरंत हम लोग अभी वाले फॉर्मूले से किस में कन्वर्ट कर लिए, वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है, अब इसी में और एक फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो दो तीन फॉर्मूले को मिलाता हुआ रहेगा, आएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फिर, ये कहता है 672 ml ऑफ ओजोनाइड, 672 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एट एनटीपी, ठीक है, एट एनटीपी वेयर फाउंड वेट 1 ग्राम। कितना वेट है उसका, केवल 1 ग्राम है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन, वॉल्यूम ऑफ ओजोन क्या निकालना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइड ऑक्सीजन, इन ओजोनोइड ऑक्सीजन। ओजोनोइड ऑक्सीजन का मतलब क्या बताए थे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, ठीक है, 3O2, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन से क्या बन जाता था, ओजोन, 2O3, और ये रिवर्सेबल है, ओजोन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ओजोन। इज दैट क्लियर, यही है आपका ओजोनोइड ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्या मिला हुआ रहता है, ओजोन, उसी को क्या बोलते हैं, ओजोनोइड। कितना ml दिया है ओजोनोइड ऑक्सीजन, 672 मिलीलीटर, 672 मिलीलीटर किस पे, एनटीपी पे, जिसका वेट है कितना, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम जो वेट है वो ध्यान में रखना है, O2 प्लस O3 मिला करके है, यानी कि वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, बेसिकली क्या आपका हो जाएगा, 1 ग्राम जो दिया हुआ है वो। ठीक है, अब क्या बोलता है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन, क्या बोलता है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन। ठीक है, तो सॉरी, ये जो 1 दिया है ना वो टोटल मास, 1 क्या हो जाएगा आपका, टोटल मास जो दिया हुआ है। ठीक, अब देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। तो ये जो है आपका 672 मिलीलीटर ऑफ ओजोनोइड, ठीक है, ओजोनोइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये बेसिकली इसका कितना दे दिया हुआ मास, 1 ग्राम। कितना दे दिया हुआ है, 1 ग्राम। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है ये चीज आपको। और ये ओजोनोइड ऑक्सीजन क्या है आपके लिए, O3 और प्लस O2 है। ठीक है, O3 और क्या है, O2 है, ये बात भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल्स। अब मोल्स बराबर फिर क्या हो जाएगा आपका, जो ऊपर टोटल जो वॉल्यूम दिया हुआ है किसमें, लीटर में, यानी कि 672 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4, इससे हम लोग क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, और डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा और आ जाएगा 3 × 10⁻², कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻², ये 30 टाइम्स में कटेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 3 × 10⁻²। अब जैसा ही फिर मोल्स आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है, टोटल मास आपका कितना दे दिया हुआ है, 1 दे दिया है। ठीक है, और ये मोल्स टोटल कितना आ गया है, 3 × 10⁻², यानी कि हम इसको क्या ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100/3, कितना आ जाएगा 100/3, ये क्या निकल गया आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर, क्या निकला आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ O3, जो क्वेश्चन कह रहा है, परसेंटेज ऑफ O3 यही बोल रहा है ना, तो परसेंटेज ऑफ O3 मोड वाला करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोड वाला में क्या बोले थे, यहाँ पे क्या रहेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है 100/3, और क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या रहेगा, जिसका नहीं निकालना है, किसका नहीं निकालना है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये आपका 32 अपॉन ये रहेगा मोड ऑफ, और नीचे क्या रहेगा, डिफरेंस, डिफरेंस किसका, दोनों का, यानी कि 48 - 32, और इंटू क्या हो जाएगा 100%, ये आपका आएगा।
ठीक है। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आएगा 25 बाय 3%, ये आपका आ जाएगा। तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकला, लेकिन निकालना क्या है, वॉल्यूम। निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा O3 का, ये किसका दिया हुआ है, O3 का, ये किसका दिया हुआ है, O3 का दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, 672 इंटू 25 बाय, ठीक है, इतना ही परसेंट का निकालना है ना अब, और इंटू क्या हो जाएगा 1/100, यानी 25/3% का निकालना है। जैसे 70% निकालते हैं तो इतना अपॉन 70/100, उसी तरीके से ये इंटू ये अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 चक्के 100, ठीक है, 4 2 6, ठीक। और इसको यदि हम कर दें टोटल, तो जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है 56 ml। कितना आ रहा है, 56 ml, ये आपका आंसर है। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि सारा फॉर्मूला, मोल्स वाला भी इस्तेमाल हो गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी इस्तेमाल हो गया, परसेंटेज वाला भी इस्तेमाल हो गया, और साथ ही साथ वॉल्यूम वाला भी इस्तेमाल हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करें, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इसमें इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहले ही बोले हैं कि जेई में तो इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं देखने को मिलता है जनरली, लेकिन हाँ, सारे चैप्टर्स जो है फिजिकल के, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड, मोल से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आपसे यूज करवा ही लेगा, और हो सकता है कि 2-3 चैप्टर में करवा ले, ठीक है, फिजिकल के। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री एकदम अधूरा है, बात ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो अब हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो कुछ साइंटिस्ट जैसे कि लेवोसियर हो गए, डाल्टन हो गए, और कुछ अदर साइंटिस्ट जो हैं, मिल करके उन्होंने कुछ लॉ पे काम किया था, और वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड था, यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, उन पर क्या क्या रूल्स जो है वो अप्लाई होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो बेसिकली यही इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बात था, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम लॉ देखेंगे कि ये क्या क्या लॉ है, कितने प्रकार का लॉ है, तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रहा है, एकदम आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे इसमें हम लोग देखेंगे कि लेवोसियर एंड डाल्टन, कुछ लिखते हैं इसमें सबसे पहले, लेवोसियर, लेवोसियर एंड डाल्टन, ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे, एंड अदर साइंटिस्ट, एंड अदर साइंटिस्ट, ठीक है, फॉर्मुलेट, ठीक है, फॉर्मुलेट सर्टेन लॉज, सर्टेन लॉज, ठीक है, सर्टेन लॉज, और ये लॉज जो था, ठीक है, वो कंसर्निंग दैट कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंसर्निंग दैट कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड केमिकल रिएक्शंस, एंड एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शंस, एंड दिस लॉज आर नॉन एज, ठीक है, दिस लॉज आर, ठीक है, आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसी में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है, लेवोजियर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया हुआ, लेवोजियर का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनके अनुसार कहा यह गया था कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल, सबसे पहली बात तो है कि मैटर जो होता है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या बोले थे कि ना ही इसको बनाया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल के रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस होगा उसमें हम मैटर को ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका मास जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यही बात को उन्होंने कहा था। तो सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला जो है अपना क्या है, लॉ ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहा था, क्या बोला था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड इन अ एनी केमिकल रिएक्शन, इन अ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर नहीं खत्म होगा और ना ही उसको बना सकते हैं, दैट इज टोटल मास, दैट इज, ठीक है, टोटल मास। जो टोटल मास रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शंस, इन एनी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इज ऑलवेज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मास मास बिफोर बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, दोनों जो है वो इक्वल रहेगा, मास बिफोर रिएक्शन और ये मास आफ्टर रिएक्शन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाटर का रिएक्शन है कि 2H2, ठीक है, प्लस O2, 2H2 प्लस O2, ये बैलेंस करके लिख रहे हैं, क्या बन रहा है 2H2O। क्या बन रहा है ये 2H2O, पानी बन रहा है ये, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको कहने के लिए यदि हम बात कहें बिफोर रिएक्शन, यदि हम इसका मोल्स ध्यान दें, ठीक है, बिफोर रिएक्शन, ठीक है, बिफोर रिएक्शन, RXN हम लिखेंगे रिएक्शन को, ठीक है, RXN। बिफोर रिएक्शन ये क्या था, ये कितना मोल था, 1 मोल था, सॉरी 2 मोल है। कितने मोल है, 2 मोल। ये क्या है, 1 मोल। ठीक है, और ये क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि रिएक्शन अभी आगे बढ़ा ही नहीं है। बट आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, खत्म। ये क्या है, खत्म। और ये कितना बन जाएगा, 2 मोल। ये कितना बन जाएगा, 2 मोल। इज दैट क्लियर, बात को समझना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब मास बिफोर रिएक्शन, अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, मास मास बिफोर बिफोर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन क्या हो जाएगा, मास, ये हाइड्रोजन, तो ये है आपका 4, यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, ये 16 इंटू 2, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 32। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 36। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। मास आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, मास आफ्टर आफ्टर रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका यही 2 मोल 2H2O है, यानी कि 2 इंटू 18, 18 होता है किसका, वाटर का। तो ये हो जाएगा आपका 36, यानी यहाँ भी और यहाँ भी जो मास कंजर्व्ड का बात कर रहे थे वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और अगला लॉ है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
ठीक है। दूसरा वाला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ कांस्टेंट दूसरा जो है वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसमें क्या बोलता है? ठीक है, इसमें क्या बोलता है? और ये दिया गया है प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा, जोसेफ प्रोस्ट नाम के थे। तो उनका स्टेटमेंट क्या था कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, ठीक है, अ गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज, ऑलवेज कंटेन्स, ठीक है, ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय weight, by weight of, by weight irrespective of, irrespective of their source, ठीक है, irrespective of their source, ठीक है, irrespective of their source और method of preparation, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जो, जैसे कि कोई कंपाउंड, ठीक है, कोई कंपाउंड जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, तो वाटर आप कहीं से भी पानी लीजिए, चाहे वो नल का पानी हो, टैप वाटर हो, चाहे वो सी का हो, चाहे वो पॉन्ड का हो, कहीं का भी पानी, ठीक है, जो वाटर जो बनेगा वो एग्जैक्ट सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। और वो क्या रहेगा? डेफिनिट आपका प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। क्या बोला? इट्स एलिमेंट बाय वेट। जैसे कि वाटर आपको किस में मिलेगा? यही है आपका पानी, ठीक है, तो वाटर किस में मिल रहा है? 2:1 में ही मिलेगा। अब ये 2:1 जो रेशियो है 2:1 का जो रेशियो है, वो आप किसी भी तरीके का पानी लीजिए, चाहे वो ओशियन का हो, चाहे पॉन्ड का हो, चाहे किसी भी जगह का पानी हो, उसका हमेशा जो रेशियो होगा वो 2:1 का ही मिलेगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोला? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, हमेशा जो है एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ये मिलेगा ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ मेथड और प्रिपरेशन। सोर्स ऑफ मेथड और प्रिपरेशन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि बात हम किसका दिए? आपका एग्जाम्पल। तो इसको हम चाहें तो लिख भी ले यदि एग्जाम्पल के तौर पे पूरा लैंग्वेज, कि इन वाटर, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इन वाटर, ठीक है, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस, कंबाइंस, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा इन 2:1, इन 2:1 मोलर रेशियो। ठीक है, बात समझ में आया? क्या बोले हम? 2:1 मोलर रेशियो। एंड दिस रेशियो, ठीक है, एंड एंड दिस रेशियो, ठीक है, एंड दिस रेशियो इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा? वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इट कांस्टेंट रेदर इट इज, रेदर इट इज टैप वाटर, टैप वाटर, ठीक है, सी वाटर, सी वाटर, ठीक है, और हम लिख सकते हैं पॉन्ड वाटर, वाटर एटीसी। बात समझ में आया? चाहे वो पानी कहीं का भी हो, वो एग्जैक्ट सेम रेशियो मिलेगा। यही जो आपका वाटर है, किसमें? 2:1 में, 2:1 मोलर रेशियो में मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? अब इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं।
जैसे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, ठीक है, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, ठीक है, क्या बोले हम, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न बर्न इन ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न इन ऑक्सीजन, किसमें बर्न किया गया, ऑक्सीजन में, गिविंग 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, गिविंग गिविंग 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है, और वो क्या दिया, 3 ग्राम ऑक्साइड देता है। ठीक है, जलाएं हम किसी मेटल को, मेटल कितना है 1.8 ग्राम, और उसको जलाने पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या देता है, 3 ग्राम उसका ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब बोलता है कि 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, उसी मेटल को हम 1.5 ग्राम लेते हैं और हीट करते हैं इन स्टीम में। ठीक है, हीट ग्राम ऑफ सेम मेटल, मेटल हीटेड इन स्टीम। ठीक है, क्या किसमें लिए हम लोग, स्टीम में, गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ, गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, वो कितना ग्राम ऑक्साइड देता है, केवल 2.5 ग्राम उसका ऑक्साइड देता है। ठीक, तो कहता है कि सो दैट दिस रिजल्ट illustrate law of constant proportion, so that क्या बोला, so that this results illustrate the law of constant proportion। ठीक है, ये किस चीज को साबित करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ये आपको बताना है। ठीक है, अब जैसे समझना है इस चीज को, ये मेरा मेटल है, मान लेते हैं कि ये मेटल है। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन आपको लिख करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, उसके बिना भी हो सकता है। ये M रिप्रेजेंट्स फॉर मेटल, और इसको हम किसके साथ हम बर्न किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या दे रहा है, ऑक्साइड दे रहा है, और इसका ऑक्साइड जो क्या है, M2O N, और ये मान लेते हैं N मोल्स है, सपोज दैट, तो इसका ऑक्साइड क्या बन गया, M2O N, क्या बन गया ये, M2O N, ये इसका क्या, N/2, ये इसका मोल्स है। बात समझ में आया? अब हम मान लेते हैं ये कितना ग्राम आपका दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 1.8 ग्राम। ठीक है, कितना दिया हुआ, 1.8 ग्राम, और जो मेटल ऑक्साइड बना, वो कितना बना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ग्राम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बना, 3 ग्राम, यानी कि ये तो इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अब ये कितना इस्तेमाल हुआ होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो, ठीक है, ऑक्सीजन कितना बचा भाई, ऑक्सीजन कितना बचा ये देख लेंगे हम लोग, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 3 - 1.8, ठीक है, 3 - 1.8 बराबर कितना हो जाएगा, 1.2। अब ये 1.2 किसका मिला, ऑक्सीजन का, किसका मिल गया, ऑक्सीजन का। इज दैट क्लियर? अब ऑक्सीजन जो इस्तेमाल किए हैं और ये जो मेटल है उसका रेशियो, ऑक्सीजन जो मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ मेटल अपॉन ऑक्सीजन, तो मेटल कौन सा है भाई, 1.8 है, और ऑक्सीजन क्या है आपका, 1.2 है। बात समझ में आया? तो कितना रेशियो में आ जाएगा ये, 3/2 के रेशियो में आपको मिल रहा है। ठीक, अब क्या किया कि ये फिर से मेटल, वही वाला मेटल है, सेम मेटल है, और उसको हम लोग स्टीम, ठीक है, स्टीम के प्रेजेंस में हम लोग क्या किए, उसको हीट किए। बात समझ में आया? यानी कि ये क्या हो जाएगा, N, हम मान लेते हैं ये स्टीम क्या होगा, पानी होगा स्टीम। अब इसको हम ले लेते हैं N मोल्स, ये हम केवल इसलिए ले रहे हैं ताकि रिएक्शन मेरा बैलेंस हो जाए। इज दैट क्लियर? और यहाँ भी जो बन रहा है ऑक्साइड वो क्या बनेगा, M2NO, सॉरी M2ON,
ऑक्साइड बन रहा है, सेम इसी प्रकार का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका बाहर हो रहा है NH2, NH2, इज दैट क्लियर। अब ये मेटल जो है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये दिया हुआ 1.5 ग्राम, ठीक है। ये वाटर तो छोड़ना है, ये वाला ऑक्साइड कितना आपका दे रहा है, ओनली 2.5 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ H2O, ठीक है, वेट ऑफ H2O यहाँ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2O, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5, तो बराबर कितना हो जाएगा ये आपका, केवल और केवल कितना बचेगा, 1 ग्राम, एक, केवल और केवल कितना आएगा, एक। अब रेशियो यदि हम निकाले, ठीक है, रेशियो यदि हम निकाले मेटल और किसका, मेटल और किसका, इस वाटर का, ठीक है, H2O का, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 1.5 अपॉन 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि सेम रेशियो आया, ठीक है, कितना आ गया, सेम रेशियो मेटल और इसका, यानी कि जो ऑक्साइड बन रहा है वो सेम रेशियो के साथ ही वो आपका जो है वो बन पा रहा है। इज दैट क्लियर, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है, क्या बोले थे, ये किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन से, चाहे वो कहीं का भी हो, सोर्स, सोर्स और प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स कोई वैल्यू नहीं रखता है, बस ये ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है सेम नेचर का ऑक्साइड है, तो हमेशा जो है वो सेम रेशियो पे ही बना होगा, ठीक है। मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन कितने रेशियो से बना है, 3:2। मेथड जरूरी नहीं है कि ये कौन सा है, ये ऑक्सीजन के साथ बन रहा है ये ऑक्साइड, या वाटर के साथ, स्टीम के साथ बन रहा है, बना है ये, बना है ये, दोनों है सेम, तो उसका रेशियो मेटल और ऑक्सीजन का, मेटल और ऑक्सीजन का होगा 3:2। इज दैट क्लियर, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको क्या बोले हम लोग, कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये डाल्टन साहब का था। बात समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये डाल्टन के द्वारा है, तीसरा, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है, किसके द्वारा है, डाल्टन, जॉन डाल्टन, जिनका हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी देखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो उनके द्वारा क्या करना है स्टेटमेंट, तो कह रहे हैं ये कि व्हेन वन एलिमेंट्स कंबाइन विथ, ठीक है, व्हेन वन एलिमेंट्स कंबाइन विथ, ठीक है, एक एलिमेंट कंबाइन कर रहा है विथ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, विथ विथ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, टू फॉर्म, टू फॉर्म्स मोर देन, ठीक है, मोर देन, ठीक है, मोर देन टू और डिफरेंट कंपाउंड्स, टू और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जब क्या बोला, एलिमेंट जो है एक एलिमेंट कंबाइन करेगा किसके साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, और उससे जो कंपाउंड बनेंगे वो दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। बात समझ में आया, एक एलिमेंट है जो दूसरे वाले से किया, ठीक है, कंबाइन, लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है वो सेम नहीं बन रहा है, एक ही नहीं बन रहा है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं उसी दो एलिमेंट से, ठीक है, which compounds then mass of one element, then mass of one elements, तब एक एक एलिमेंट का जो मास रहेगा, ठीक है, विच कंबाइंस विथ अ कांस्टेंट मास, ठीक है, विच कंबाइंस विथ अ कांस्टेंट मास, कांस्टेंट मास, ठीक है, कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन करेगा। बात समझ में आया कि यदि एक से ज्यादा कंपाउंड आपको मिल रहे हैं तो जो एक एलिमेंट उसमें से रहेगा वो कांस्टेंट मास के साथ कंबाइन करेगा अलग एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, कांस्टेंट मास के साथ, उसका मास बदलेगा नहीं, ठीक है,
will bear a simple ratio to one another, will bear a simple, ठीक है, रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो टू वन अनदर, टू वन अनदर। बात समझ में आया? क्लियर है? दो एलिमेंट है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। और सिंपल रेशियो का कहने का मतलब है 1:2, ठीक है, 1:3, 1:1, 2:3, दैट इज द सिंपल रेशियो। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, सिंपल रेशियो जो है वो क्या हम बोल रहे हैं, 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है, 2:3, 2:3 etc। ये बेटा है आपका सिंपल रेशियो। बात समझ में आ रहा है? क्या बोला है कि दो एलिमेंट, अब एग्जांपल देंगे तो स्टेटमेंट आपको फटाक से समझ में आएगा कि स्टेटमेंट आपका क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि ये है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, पहला एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के दो कंपाउंड बना रहे हैं। दो कंपाउंड कौन सा है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो और भी इसके ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन ये दो ऑक्साइड इसके मुख्य तौर पे जाने जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है आपको? अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में यदि हम देखें तो ये कार्बन का मास कितना हो गया 12 और इसका कितना हो गया 16। और ये कार्बन डाइऑक्साइड में यदि हम इस कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका 12 और इसका 32। तो बात यही है कि एक दो एलिमेंट जब मिल करके, ठीक है, दो एलिमेंट मिल करके, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, सॉरी, दो या दो से ज्यादा जब कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें से एक एलिमेंट का मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक एलिमेंट का मास जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ऑफ वन एलिमेंट विल बी बियर द सिंपल रेशियो, ठीक है, टू वन अनदर। और जो दूसरा वाला जो रह गया ना वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा। तो इसका देखिए 16 और ये क्या है 32, तो 16, ठीक है, तो ये 16:32, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1:2 रेशियो में, दैट इज द सिंपल रेशियो। ठीक है, सिंपल रेशियो। तो ये सिंपल रेशियो कौन कंबाइन किया? ये ऑक्सीजन, और ये वाला क्या रहा? कांस्टेंट रहा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अब दूसरा, इसी से रिलेटेड दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। इसको मिटा दें, ठीक है, सल्फर, ठीक है, दूसरा ले रहे हैं भी हम लोग सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो इसका दो कंपाउंड SO2 एंड SO3, ठीक है, SO3 ये लेते हैं। तो इसमें सल्फर जो देखेंगे वो कितना होता है 32, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 32। इस सल्फर में क्या हो जाएगा 32 और ये क्या हो जाएगा 48। तो ये 32 यानी कि सल्फर वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट वाला पार्ट है, और ये 32 48 सिंपल रेशियो वाला पार्ट है। यानी कि ये 32, ठीक है, और ये 42 कितना हो जाएगा, ठीक है, 2:3 में। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल रेशियो। ठीक है, सिंपल रेशियो। एक और एग्जांपल देखेंगे, देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का देखेंगे। तीसरा एग्जांपल, ठीक है, कौन सा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का ऑक्साइड आपको बताना है। तो कई तरीके के इसके ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, 5 तरीका। एक हो जाता है NO2, NO2, ठीक है, NO2, N2O, ठीक है, NO, N2, ठीक है, N2O3, N2O3, ठीक है, N2O4, N2O5, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये N2O, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है ध्यान से यदि देखेंगे तो इस नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा आपका 16, ठीक। इसका कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28, ये 48। इसका कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा 80। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखेंगे जरा सा इसको कि ये वाला पार्ट जो है कांस्टेंट है। ये 28 यहाँ कांस्टेंट मिल गया, ये भी कांस्टेंट मिला, ये भी कांस्टेंट मिला, ये भी कांस्टेंट मिला, ये आपको अलग नजर आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए यदि हम इसको कर दे 28 और इसको कर दे 32, तो क्या कांस्टेंट हो गया? क्या 2NO ले ले। बात समझ में आया? तो अब यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो सारा ये क्या हो गए कांस्टेंट, और बाकी जो बचे
वो सारे किस में है, सिंपल रेशियो में मिल रहे हैं क्या। तो रेशियो इसका क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है, 2:3, 3:4:5, ये आपका सिंपल रेशियो में नजर आ रहा है, सिंपल रेशियो। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो यही आपका क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि आपको देखना था। ठीक है, तो आज के क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक ही, अगले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करते रहना है, जो जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाए हैं वो बनाना है, अच्छे से समझना है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको करना है। हो सके तो एक पेज में जो है फॉर्मूला अलग से आपको बनाना है, स्टडी टेबल के सामने लगा देना है, ताकि आप बार बार देखें, आपको ध्यान में रहे। फॉर्मूला लिख करके याद रखना है, जितने बार आप लिखेंगे उतना अच्छे से याद रहेगा, और आगे आप क्वेश्चन में आपको क्लिक करेगा कि उसको अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर, ठीक है, तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।